हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के यूनिट 4 के 46 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी एनालिसिस, इन सबसे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The process which examines all the components internal और external that has an influence on the performance of the organization। तो आपको बताना है कि इसको क्या कहते हैं। मार्केटिंग एनालिसिस कहते हैं, ऑप्शन बी बिजनेस एनालिसिस, इन्वायरमेंट एनालिसिस या फिर इकोनॉमिक एनालिसिस। द प्रोसेस which examine all the component internal and external that has an influence on the performance of the organization। तो ऑब्वियसली आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको बारे में एग्जामिन करना क्या कहलाएगा। ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इंडिकेट दी। तो आप यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि इंटरनल कंपोनेंट जो बिजनेस इन्वायरमेंट का होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को, या फिर ओनली ए एंड बी, यानी कि स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को इंडिकेट करता है। तो जो इंटरनल कंपोनेंट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का, वो किसको इंडिकेट करता है। स्ट्रेंथ, बिजनेस की स्ट्रेंथ को, बिजनेस की वीकनेस को, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को, या फिर बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो कि ऑप्शन डी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही इंडिकेट करता है। तो ओनली ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इंडिकेट। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सटर्नल कंपोनेंट जो बिजनेस इन्वायरमेंट का होता है वो क्या इंडिकेट करता है। स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी वीकनेस, ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। वहाँ पे स्ट्रेंथ वीकनेस था, एक्सटर्नल कंपोनेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को इंडिकेट करता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जो एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं वो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ कहाँ पे किन चीज़ों से थ्रेट है, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है SWOT, SWOT स्टैंड फॉर, सभी को पता होगा कि SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आप सीधे आंसर पे चल सकते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ऑप्शन एक जो है वो राइट ऑप्शन होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। बाकी जो ऑप्शन होंगे सब घुमा फिरा के आपको दे दिए जाएंगे। तो SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन शुड बी नेगेटिव। यहाँ पे नीचे चार चीज़ें दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा चीज़ नेगेटिव होना चाहिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉय स्किल, ऑप्शन बी कस्टमर रिलेशनशिप एंड लॉयल्टी, ऑप्शन सी लीडिंग ब्रांड, एंड ऑप्शन डी मैनेजमेंट। तो इसमें नेगेटिव क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप लॉयल्टी नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लीडिंग ब्रांड्स नेगेटिव होना चाहिए, ब्रांड पॉजिटिव होना चाहिए। मैनेजमेंट नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव होना चाहिए। जो एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए, इसको रिमूव करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉय स्किल। इसी तरीके से विच वन शुड बी पॉजिटिव, यानी कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से पॉजिटिव कौन सा है, यानी कि कंपनी किसको फेवर करना चाहिए। तो ऑप्शन है लो कस्टमर रिटेंशन, ऑप्शन बी पुअर एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी अनरिलायबल प्रोडक्ट, या फिर ऑप्शन डी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। तो कौन सा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्वियसली लो कस्टमर रिटेंशन नहीं होना चाहिए, ये हटा ही देना चाहिए। पुअर एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन ये भी रिमूव होना चाहिए, अनरिलायबल प्रोडक्ट ये भी हटाना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, तो पॉजिटिव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द इन्वायरमेंटल एनालिसिस टेक्निक। आपको बताना है कि कौन सा नहीं है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। ई टॉप, बी क्वेस्ट, सी PhD एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है, ई टॉप भी इन्वायरमेंटल एनालिसिस टेक्निक है, क्वेस्ट भी है, PhD भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फुल फॉर्म ऑफ क्वेस्ट, क्वेस्ट QUEST का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन ए क्वाइट इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, ऑप्शन डी क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, ऑप्शन डी क्विकली इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक फुल फॉर्म होता है क्वेस्ट का, जो कि एक इन्वायरमेंटल एनालिसिस टेक्निक होता है। ई टॉप टेक्निक वाज डेवलप बाई। तो आपको बताना है कि जो ई टॉप इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल जो होता है वो किसने डेवलप किया था। तो ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी नैनस, ऑप्शन सी ग्लूएक, ऑप्शन डी कोटलर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ग्लूएक ने जो है ई टॉप टेक्निक डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेस्ट वाज डेवलप बाई। तो ये जो QUEST क्वेस्ट जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस का टेक्निक है, ये किसने डेवलप किया था। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी नैनस, ऑप्शन सी नेजॉन, ऑप्शन डी कोटलर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी नैनस ने क्वेस्ट जो है डेवलप किया था, द ग्लूएक ई टॉप बी नैनस क्वेस्ट। नेक्स्ट है रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एंटरप्रेन्योर दैट डिस्क्राइब्स ऑल द रेलेवेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, क्या कहलाएगा। यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कि एंटरप्रेन्योर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें कि रेलेवेंट एक्सटर्नल इंटरनल एलिमेंट जो है स्टार्टिंग नए वेंचर को स्टार्ट करने में जो इन्वॉल्व होते हैं उन सभी को दिखाया जाता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्लान, ऑप्शन ए इकोनॉमिक प्लान, ऑप्शन सी एंटरप्रेन्योरशिप प्लान, या फिर ऑप्शन डी बिजनेस प्लान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिजनेस प्लान कहते हैं उसको।
ए बिजनेस प्लान इज ऑल्सो नॉन एज, तो बिजनेस प्लान को हम और किस नाम से जानते हैं? वेंचर प्लान कहते हैं, ऑप्शन बी लोन प्रपोजल कहते हैं, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द ऊपर के तीनों नाम से बिजनेस प्लान को जानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब हम तीनों नाम से बिजनेस प्लान को कह सकते हैं। वेंचर प्लान भी कह सकते हैं, लोन प्रपोजल भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भी कह सकते हैं। यानी कि बिजनेस प्लान क्या होता है? एक प्लान तैयार करते हैं जिसमें बताते हैं कि हमें नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और हमें लोन चाहिए, तो उसको हम लोन प्रपोजल या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भी कह सकते हैं। बिजनेस प्लान मस्ट डिस्क्राइब दी, तो आपको बताना है कि बिजनेस प्लान जो होता है उसको क्या डिस्क्राइब करना चाहिए। नीचे ऑप्शन में से कौन सा? करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करना चाहिए, एक्सपेक्टेड नीड्स यानी कि क्या नीड्स है बिजनेस की वो डिस्क्राइब करना चाहिए, या फिर प्रोजेक्टेड रिजल्ट ऑफ द न्यू वेंचर कि नए वेंचर क्रिएट करने पे क्या रिजल्ट आएगा वो डिस्क्राइब करना चाहिए, या फिर डी ऑल ऑफ द ऊपर की तीनों चीज़ें ही डिस्क्राइब करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई भी प्लान हो, कोई भी बिजनेस प्लान हो, उसमें करंट स्टेटस क्या है, नीड क्या है और रिजल्ट क्या आएगा, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। It distills all the important information about your business plan into a relatively short space, यानी कि एक नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो रिपोर्ट होता है उसमें से आपको एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि कम स्पेस में सारी बिजनेस प्लान के इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दे देता है। कौन सा एरिया होता है, कौन सा सेक्शन होता है? बिजनेस डिस्क्रिप्शन पोर्शन होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट प्लान होता है, एग्जीक्यूटिव समरी होता है, या फिर डी अपेंडिसेस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आप सभी ने देखा होगा जब आप रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव समरी एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि कम पेज में 2-3 पेज में ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव समरी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव समरी। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ ए बिजनेस प्लान, तो बिजनेस प्लान के कंपोनेंट हैं कौन से? एग्जीक्यूटिव समरी, बिजनेस डिस्क्रिप्शन ऑप्शन है, ऑप्शन बी में मार्केट प्लान, कम्पिटिटिव एनालिसिस, ऑप्शन में ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्लान, फिनेंशियल प्लान, अपेंडिसेस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब आप देखिए बिजनेस प्लान का जो कंपोनेंट है, जो भी पार्ट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है उसमें जो जो पॉइंट्स है सारे के सारे बिजनेस प्लान के कंपोनेंट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है बिजनेस डिस्क्रिप्शन इंक्लूड एक्सेप्ट, जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन होता है वो इंक्लूड करता है एक्सेप्ट एक के अलावा। तो नीचे दिए में से कौन सा वो एक है जो नहीं इंक्लूड करता है, बाकी सब इंक्लूड करते होंगे। तो जो नहीं इंक्लूड करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए मिशन स्टेटमेंट, ऑप्शन बी शेड्यूल, ऑप्शन सी कंपनी गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी टारगेट मार्केट। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या इंक्लूड नहीं करता है बताना है आपको। तो ऑप्शन बी शेड्यूल जो है वो डिस्क्रिप्शन में, बिजनेस डिस्क्रिप्शन में नहीं होता, ये अपेंडिसेस में अटैच होता है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन इंक्लूड एक्सेप्ट, यहाँ पे फिर देखिए ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जा रहा है, सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन चेंज है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या इंक्लूड करता है, क्या नहीं इंक्लूड करता है वो आपको बताना है। एक्सेप्ट तो कंपिटिटिव एज, स्ट्रक्चर, लीगल फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, सपोर्टिंग मटेरियल। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या नहीं इंक्लूड करेगा? सपोर्टिंग मटेरियल बिजनेस डिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सपोर्टिंग मटेरियल ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपेंडिसेस ऑफ बिजनेस प्लान इंक्लूड एक्सेप्ट, तो अपेंडिसेस जो होता है बिजनेस प्लान में लास्ट में वो क्या इंक्लूड करता है, और इसमें आपको बताना है कि क्या इंक्लूड नहीं करता है। इंक्लूड्स एक्सेप्ट, तो जो नहीं इंक्लूड करता है उसको आपका आंसर हाईलाइट होगा। तो ऑप्शन ये है ब्रोचर और एडवर्टाइजमेंट मटेरियल, ये अपेंडिस में होता है। इंडस्ट्री स्टडीज, ब्लूप्रिंट प्लान, मैन्युफैक्चरिंग प्लान। तो क्या नहीं इंक्लूड होता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लान वो अपेंडिसेस में हम ऐड नहीं करते, ये मेन कंपोनेंट होता है। तो बाकी तीनों चीज़ें क्या है? बाकी तीनों चीज़ें बिजनेस प्लान अपेंडिसेस में होती हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लान वो अपेंडिसेस में नहीं होता है। तो आपको क्या बताना था? एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लान नहीं होता है। Whole complex of activities involved in using resources to gain benefit refers to, whole complex of activities involved in using resources to gain benefit refers to क्या कहते हैं? मीटिंग, शेड्यूल, टेम्पलेट या प्रोजेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट। होल कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्टिविटी यानी कि छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ होती है उनको जब आप मिला देते हो, कॉम्प्लेक्स करते हो, मिला देते हो और फिर वो उनका यूज़ करके, रिसोर्स का यूज़ करके बेनिफिट पाना चाहते हो, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कहते हैं। इट इज़ एन आइडिया और प्लान विच इज़ इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट और ए फाइनाइट टास्क टू बी कंप्लीटेड। आपको बताना है कि क्या होता है जो कि एक आइडिया, एक प्लान होता है जो कि कैरिड आउट किया जाता है टास्क को खत्म करने के लिए एक टाइम पीरियड में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है, प्रोजेक्ट कहलाता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कहलाता है, फिर नन यानी कोई में से कुछ भी नहीं कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक एन आइडिया होता है, एक प्लान होता है विच इज इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट फॉर अ फाइनाइट टास्क टू बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पावर जनरेशन, मिनरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा फॉल अंडर विच कैटेगरी। आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होते हैं, पावर जनरेशन वाले प्रोजेक्ट होते हैं, मिनरल डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट होते हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन क्वान्टिफिएबल, ऑप्शन बी क्वान्टिफिएबल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों में आएंगे, क्वान्टिफिएबल, नॉन क्वान्टिफिएबल, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द, कोई सभी ऑप्शन सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्वान्टिफिएबल, ये क्वान्टिफिएबल प्रोजेक्ट में आएंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग हेल्थ, एजुकेशन एंड डिफेंस फॉल अंडर विच कैटेगरी। तो ये जो हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? क्वान्टिफिएबल, नॉन मेजरेबल, नॉन क्वान्टिफिएबल, या फिर डी मेजरेबल में। तो करेक्ट ऑप्शन इज
नॉन क्वांटिफिएबल में ये आएंगे। नेक्स्ट है द इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ PRRS फॉलो एक्सेप्ट, यहाँ पे टी मिसप्रिंट है। तो PR का जो इंपॉर्टेंट यूज़ है वो कौन सा नहीं है इसमें बताना है आपको। तो इट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर इन एस्टैब्लिशिंग टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन गेटिंग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स इन अप्रोचिंग बैंक फॉर गेटिंग वर्किंग कैपिटल लोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प इन इन्वायरमेंट एनालिसिस, तो अब यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट एनालिसिस, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें हेल्प नहीं करता है, तो इन्वायरमेंट एनालिसिस अलग चीज़ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। बाकी तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट यूज़ है PR के, लेकिन इट हेल्प्स इन इन्वायरमेंट एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट यूज़ नहीं है PR का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल ऑफ एन आइडियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर, तो एसेंशियल बताना कि आइडियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एसेंशियल्स क्या है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट टीम, ओके। अजम्पशन इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी अवॉइड एक्सटर्मिटीज, करेक्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द मीन्स एंड नॉट द एंड, करेक्ट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऊपर के तीनों ही क्या एसेंशियल्स हैं आइडियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है टू मैनेज प्रोजेक्ट सक्सेसफुली द काउंटर विल नीड 1000 ऑफ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है। दी टू मैनेज प्रोजेक्ट सक्सेसफुली द कंट्री विल नीड 1000 ऑफ, यहाँ पे क्या है, कंट्री विल नीड 1000 ऑफ। तो ऑप्शन ए है R&D पर्सनल्स, ऑप्शन बी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, ऑप्शन सी इफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजर, या फिर ऑप्शन डी स्किल्ड वर्कर। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, सक्सेसफुली मैनेज के लिए कंट्री को क्या चाहिए 1000 ऑफ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पे देखिए करेक्ट क्वेश्चन टाइप हुआ है टू मैनेज प्रोजेक्ट सक्सेसफुली द कंट्री विल नीड 1000 ऑफ इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल प्लान, तो फाइनेंशियल प्लान का बैकबोन कौन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है। बजटिंग, कैपिटल, नेचर ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें से कौन सा बैकबोन होता है फाइनेंशियल प्लान का, तो करेक्ट ऑप्शन इज कैपिटल, कैपिटल ही बैकबोन होता है फाइनेंशियल प्लान का। विच आर नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेन कंपोनेंट नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो एडिक्वेट कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड, कॉन्सेप्ट एंड प्री फिजिबिलिटी टेस्ट, ए क्लियर डिफाइंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन एंड फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कौन सा मेन कंपोनेंट नहीं है, तो ऑप्शन सी क्लियर डिफाइंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है, तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में होता है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेन कंपोनेंट नहीं है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द टास्क इज दी डैश ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या होता है, प्लानिंग कंट्रोलिंग कौन सा टास्क होता है, स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोसीजर ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, या फिर ड्यूटी ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कौन सा टास्क होता है, तो ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए टास्क की। नेक्स्ट है डैश इज कंसर्न्ड विद द कलेक्शन, कॉम्पाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा फॉर द इवेंचुअल पर्पज ऑफ लोकेटिंग पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कंसर्न है जिसमें कि कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डाटा होता है, फिर उसको लोकेट करते हैं पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट के लिए। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, या फिर प्रोजेक्ट सेगमेंटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हम क्या करते हैं, कंपाइलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं इकोनॉमिक डेटा का, जिससे फिर हम उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एवरी प्रोजेक्ट हैज़ बेसिक डायमेंशन, तो कितने डायमेंशन होते हैं, बेसिक डायमेंशन कितने होते हैं प्रोजेक्ट में, तो ऑप्शन इज 3, करेक्ट ऑप्शन इज सी 3। व्हाट आर द 3 बेसिक इन डायमेंशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, वो 3 डायमेंशन प्रोजेक्ट के कौन से होते हैं, अभी जो आपने पीछे क्वेश्चन देखा, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट मटेरियल, इनपुट आउटपुट फीचर, या इनपुट आउटपुट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट। तो वो 3 डायमेंशन प्रोजेक्ट के कौन से होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट ही वो जो है 3 डायमेंशन होते हैं प्रोजेक्ट के। तो उसमें देखा जाता है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या आएगा, और सोशल कॉस्ट बेनिफिट क्या होगा, सोशल के लिए क्या कॉस्ट आएगी, क्या बेनिफिट आएगी। डैश आर इकोनॉमिक एंड सोशल इन नेचर, तो आपको नीचे दिए गए 4 ऑप्शन बताना है कि कौन सा इकोनॉमिक और सोशल होता है नेचर में, और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट आइडिया, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, या फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। वो क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है और सोशल होता है नेचर में। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव हमेशा इकोनॉमिकल सोचा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, ऐसा ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिकल एंड सोशल इन नेचर। नेक्स्ट है डैश इज द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट आइडिया फॉर द इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ अराइविंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट आइडिया फॉर द इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ अराइविंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव कहलाता है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कहलाता है, या फिर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इज द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट आइडिया फॉर द इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ अराइविंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट है डैश इज द हार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का हार्ट कौन होता है, प्रोजेक्ट आइडिया, प्रोजेक्ट डिजाइन, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, या फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है हार्ट प्रोजेक्ट को क्या है, प्रोजेक्ट डिजाइन कैसे किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी प्रोजेक्ट डिजाइन। डिजाइन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा वो प्रोजेक्ट
जो है एग्जीक्यूट करने में आएगा। तो प्रोजेक्ट डिजाइन का हर्ट प्रोजेक्ट का हर्ट प्रोजेक्ट डिजाइन होता है। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन आर द टू इसेंशियल फंक्शंस ऑफ। तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना किसका इसेंशियल फंक्शन है? प्रोजेक्ट डिजाइन का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट सिलेक्शन का और प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉर्मुलेट करके इंप्लीमेंट करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मैनेजमेंट हो गया। तो ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, एन एंटरप्रेन्योर में फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आपको बताना है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कौन से प्रॉब्लम फेस कर सकता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाते वक्त। ऑल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस डिमांड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट बिफोर क्रेडिट इज ग्रांटेड। प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल असेसमेंट ड्यू टू अनरियलिस्टिक assumptions। टाइम ओवररन विल लीड टू कॉस्ट ओवररन। या फिर ऑल ऑफ द यानी कि तीनों ही प्रॉब्लम आ सकती हैं एंटरप्रेन्योर के सामने जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही प्रॉब्लम आ सकती हैं। नेक्स्ट है, ए नंबर ऑफ क्लियरेंस हैव टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दिस कॉज स्ट्रेन एंड वेस्टेज अमॉन्ग एंटरप्रेन्योर। दिस इज अ, ये क्या है? मतलब एक नंबर ऑफ क्लियरेंस जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेने में जो है दिक्कतें आती हैं। तो ये स्ट्रेन है, वेस्टेज है एंटरप्रेन्योर के बीच में। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है, प्लान है, प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रेटजी है? छोटा सा है, क्रिटिकल क्वेश्चन है, घुमा के पूछ लिया है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी प्रॉब्लम है। ये ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो है क्लियरेंस आप ऑब्टेन करो, फिर इससे जो है टाइम कॉस्ट, जो है मनी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं एंटरप्रेन्योर की, जिससे एंटरप्रेन्योर परेशान होता है, प्रॉब्लम होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रॉब्लम। ए डिटेल्ड स्टडी कंडक्टेड टू एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट इन ए पार्टिकुलर एनवायरमेंट, इसको क्या कहेंगे? डिटेल स्टडी कंडक्टेड टू एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट इन ए पार्टिकुलर एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट एनालिसिस कहलाएगा, टेक्निकल एनालिसिस कहलाएगा, इकोनॉमिक एनालिसिस कहेगा या फिर फिजिबिलिटी एनालिसिस कहेगा। तो यहाँ पे देखिए टर्म भी है फिजिबिलिटी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिजिबिलिटी एनालिसिस कहलाता है डिटेल स्टडी, जो कि फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। फिजिबिलिटी एनालिसिस डज नॉट इंक्लूड, फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या इंक्लूड नहीं करता है? मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल ऑपरेशन एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस या फिर एम्प्लॉय एनालिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एम्प्लॉय एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और इकोनॉमिक एनालिसिस ये फिजिबिलिटी एनालिसिस में आते हैं, लेकिन एम्प्लॉय एनालिसिस फिजिबिलिटी एनालिसिस में नहीं देखा जाता। हाउ विल द क्वालिटी बी कंट्रोल्ड इज ए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ विल द क्वालिटी बी कंट्रोल, ये क्या है? मार्केट एनालिसिस है, सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है या फिर टेक्निकल ऑपरेशन एनालिसिस है? हाउ विल बी क्वालिटी बी कंट्रोल, क्वालिटी से रिलेटेड, तो किसमें आएगा? ये टेक्निकल एंड ऑपरेशन एनालिसिस में ये आ जाएगा। व्हाट शुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी इज ए। तो अगर आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं आप, या इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विद द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। तो किस टाइप का एनालिसिस कर रहे हैं आप? मार्केटिंग एनालिसिस कर रहे हैं, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, फिनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं या फिर टेक्निकल ऑपरेशन एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये कौन सा हो जाएगा? बी, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप कर रहे हैं। Process of evaluating business, project, budget and other finance related entities to determine their performance and suitability, ये किस टाइप के एनालिसिस है आपको बताना है? Evaluating business, project, budget and other finance related entities to determine their performance and suitability। तो ऑप्शन इज मार्केट एनालिसिस, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्निकल ऑपरेशन एनालिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिसमें आप प्रोजेक्ट, बजट, उधर फाइनेंस रिलेटेड एंटिटी, तो फाइनेंस आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, फाइनेंशियल एनालिसिस। नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस इन्वॉल्व। तो जो कॉस्ट एनालिसिस करते हैं वो क्या इन्वॉल्व करता है? कॉस्ट इफेक्ट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ऑप्शन सही है। तो कॉस्ट एनालिसिस जब करते हैं तो हम क्या करते हैं? इफेक्ट एनालिसिस, बेनिफिट एनालिसिस और मिनिमाइजेशन एनालिसिस भी करते हैं कि कॉस्ट का इफेक्ट क्या होगा, कॉस्ट का बेनिफिट, कॉस्ट आएगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा और कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है असेसमेंट इन्वेस्टिगेट्स वेदर एनी एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द लीगल रिक्वायरमेंट लाइक जोनिंग लॉज, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और सोशल मीडिया लॉज। तो ये किस टाइप की फिजिबिलिटी टेस्ट हो रही है? जहाँ पे आप लॉ से रिलेटेड आप देखिए कर रहे हैं, तो लीगल फिजिबिलिटी है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी है, फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी है। तो क्वेश्चन में क्लियर हो गया है किस टाइप से है, लॉ से रिलेटेड। तो कौन सा हो गया? ए, लीगल फिजिबिलिटी। Last question of this unit 4, feasibility in which an organization estimates how much time the product will to take to complete। यानी कि कोई प्रोजेक्ट है, feasibility in which organization estimate how much time the project will take to complete, टाइम से रिलेटेड जो है एनालिसिस किया जाया था, वो कौन सा जो है एनालिसिस कहलाएगा? तो ऑप्शन ए है लीगल फिजिबिलिटी, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ऑप्शन सी है शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी या फिर ऑप्शन डी टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो टाइम से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी। तो यूनिट 4 से ये कुछ MCQ क्वेश्चंस थे और यूनिट 4 को अच्छे से थ्योरी को पढ़िए। क्वेश्चंस तकरीबन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं। तो नियरली अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे आप यूनिट को, तो आप अच्छे से आप MCQ क्रैक कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर।